Now we'll start with what is the academic definition and then immediately we'll switch to कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे प्रैक्टिस होता है, क्योंकि बहुत अलग चीज़ है. ठीक है, दोनों बहुत अलग चीज़ है. अब इफ़ यू गो विद द वर्ड राइट द टर्मिनोलॉजी, तो जो डेरिवेटिव है ना, वो डेरिवेटिव इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डेरिवेशन. सब लोगों ने सुना होगा, बहुत परेशान करता है अपने को राइट. ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिराइव करके बता क्या होता है, 8th क्लास एलजेब्रा. समझ रहे हो? डेरिवेशन मतलब किसी चीज से, किसी एक पर्टिकुलर असेट से, असेट बोलना गलत है यहाँ पर, किसी एक इंफॉर्मेशन से उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है. असेट से नहीं हो रही है, किसी इंफॉर्मेशन से हो रही है. कोई भी अगर बोलता है ना कि असेट से वैल्यू डिराइव हो रही है किसी चीज की, तो वो गलत आपको कम्युनिकेट कर रहा है. आई टेल यू हाउ. एक फॉर एग्जाम्पल, तो एक बात बताओ मिस्टर मिनट. या कम है राइट. एक एनवोलोप में, सो देर इज दिस एनवोलोप राइट. एनवोलोप है, इसमें आई हैव पुट 100 rupees. You have put 100 rupees inside the envelope. Okay, and cost of that envelope is ₹1. ठीक है. एक बार जब वो एनवोलोप में 100 rupees अंदर चला गया, तो उस एनवोलोप का कॉस्ट कितना हुआ? उस एनवोलोप का टोटल कॉस्ट कितना हो गया? उस एनवोलोप का टोटल कॉस्ट क्या मैं बोल सकता हूँ? ₹100 प्लस ₹1 हो गया. यानी क्या वो एनवोलोप का कॉस्ट अब 101 rupees हो चुका है. यहाँ पर ये ₹1 का जो एनवोलोप था, दिस ₹1 एनवोलोप राइट, इसका वैल्यू बढ़ के 101 हुआ. ओके, इसने अपनी वैल्यू कैसे डिराइव करी? इसने अपनी वैल्यू तब डिराइव करी जब ये ₹100 का नोट इसके अंदर आया. मतलब ये ₹100 की जगह अगर 200 होता, तो क्या मेरा एनवोलोप का वैल्यू 201 हो जाता? हो जाता. 2000 होता तो 2001 हो जाता? हो जाता. अगर समझना, अगर इस एनवोलोप में ₹100 फिएट करेंसी की जगह अगर रिलायंस का शेयर होता, कि जो भी इस एनवोलोप को ओन करता है, हूवर इज ओनिंग दिस पर्टिकुलर एनवोलोप राइट, ही हैज द राइट, उसके पास रिलायंस का एक शेयर है. ठीक है, ऐसा समझो आप. जस्ट 2 मिनट्स के लिए भूल जाओ कि ये अपन इसमें रुपया डाल रहे हैं. जस्ट कंसिडर 1 शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL. Now, when the RIL का share is inside that envelope and आज RIL का share price is 2000 rupees, say for example, right? And the price of the envelope is 1. I will tell you why I'm insisting on the price of the envelope again and again. मैं बार बार प्राइस पे क्यों जा रहा हूँ, एनवोलोप के प्राइस पे क्यों जा रहा हूँ. तो क्या इस एनवोलोप का प्राइस आज के दिन इस मोमेंट पे 2001 होगा? परफेक्ट. ठीक है. कल मान लो ये प्राइस जो है, रिलायंस का जो प्राइस है, ये फॉल होके 1990 हो गया, तो क्या अब एनवोलप का प्राइस भी चेंज हो जाएगा? एनवोलप का प्राइस विल कम टू 1991. मान लो फ्यूचर में डोंट से यस अगेन एंड अगेन, इट्स ओके. दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग फॉर चैट, बिकॉज आई हैव दिस टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन, बट इट्स ओके राइट. फ्यूचर में द प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड. RIL का जो प्राइस था, स्टॉक का प्राइस था, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 2400 रुपीज. से फॉर एग्जाम्पल, एक कोई बहुत अच्छा न्यूज़ आ गया, कोई एक्विजिशन कर रहे हैं, कोई बड़ा फंडिंग आ रहा है. यूजुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 20% एक दिन में उछल जाए, बट ऐसा कुछ हो गया मान लो राइट. देन इन दैट केस द प्राइस ऑफ द एनवोलोप नाउ इज, प्राइस ऑफ द एनवोलोप नाउ इज 2401 रुपीज. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को. तो इसका मतलब क्या है? ये जो मेरा एनवोलोप है ना, इसका प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है. मतलब ये एनवोलोप अपनी मर्जी से अपना प्राइस ऊपर नीचे नहीं कर रहा है. इसका प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर थिंग. दैट सम अदर थिंग कुड बी शेयर, कुड बी, या इट, RIL देखा तो शेयर है. अगर तूने डायरेक्ट करेंसी रख दिया तो करेंसी है, डॉलर रख दिया तो डॉलर का वैल्यू है. ठीक है. तूने इसके अंदर फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स ऑफ या 1 ग्राम ऑफ गोल्ड रख दिया, तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का जो वैल्यू ऊपर नीचे होगा, उसके हिसाब से एनवोलोप का वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगा. यहाँ तक आई एम प्रीटी श्योर किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए. बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको अभी तक. सो डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट. अंडरलाइंग जो उसके नीचे असेट है,
ठीक है, वैसा समझ लो, अंडरलाइंग एनवोलोप के अंडर में जो असेट है वहां से अपनी वैल्यू डिराइव करता है, वो डेरिवेटिव है। तो या इस केस के अंदर जो एनवोलोप है दैट इज माय डेरिवेटिव। अंडरलाइंग असेट क्या है? अंडरलाइंग असेट कुड बी आरआईएल का शेयर, अंडरलाइंग असेट कुड बी कमोडिटीज, अंडरलाइंग असेट कुड बी गोल्ड, ठीक है, अंडरलाइंग असेट कुड बी एनीथिंग, कुड बी अ इंफॉर्मेशन ऑल्सो, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम इंसिस्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड व्हाई ये 1 रुपी मैंने बोला है आपको, ये भी मैं आप आगे बताता हूँ वंस वी मूव फॉरवर्ड। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, यहाँ पर कुछ भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यही मैंने समझाया था, ठीक है। डेरिवेटिव जो होते हैं ना ब्रो, वो 3 तरह के होते हैं, मोस्टली 3 तरह के होते हैं जो हम आज कवर करेंगे। ऐसे डेरिवेटिव्स कितना भी हो सकता है, तू और मैं बैठ के एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको हम इतना कस्टमाइज कर सकते हैं कि वो डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, कैन एनीवन टेल मी विच इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड? इट इज नॉट स्टॉक मार्केट। कोई बता सकता है सबसे बड़ा मार्केट कौन सा होता है पूरी दुनिया में, जहां बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ टोटल अमाउंट ट्रांजेक्टेड एवरी डे? बॉन्ड मार्केट हो सकता है, करेक्ट, उससे बड़ा कोई मार्केट है? कमोडिटी मार्केट, ओके, उससे बड़ा कोई मार्केट है? कमोडिटी में आ गया ऑयल। फॉरेक्स का जो मार्केट होता है ना, जो फॉरेक्स मार्केट होता है दैट इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, पैसे टर्म्स में, ठीक है। जो बॉन्ड मार्केट भाई ने बोला वो मनी मार्केट है, डेफिनेटली होता है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किसका होता है? गवर्नमेंट्स का होता है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन फॉरेक्स, राइट, यूएसडी के रेट पे इंटरनेशनल ट्रेड अप एंड डाउन होता है। नाउ फॉरेक्स सबसे बड़ा मार्केट होता है, बट जो मेथडोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग होती है ना, वो 2 तरीके से हो सकती हैं। मेथडोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग 2 तरीके से हो सकती हैं। एक होता है कि हम किसी एक्सचेंज में जा रहे हैं, किसी एक मैकेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोफेशनल एक्सचेंज में जा रहे हैं, जहाँ पर बायर और सेलर आपस में मिल रहा है, और बायर को पता नहीं है सेलर कौन है, सेलर को पता नहीं है बायर कौन है। जो एक्सचेंज है वो दोनों के बीच में इंटरमीडिएटरी जैसा काम कर रहा है, ठीक है, वो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज, एक्सचेंज ट्रेडेड सिक्योरिटीज हो गई। दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट इज OTC, राइट, द लार्जेस्ट इज OTC। मतलब OTC बोले तो द लार्जेस्ट इज OTC बोले तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज, यानी 2 लोग बैठे और 2 लोगों ने मिलके आपस में डिसाइड करा कि क्या डेरिवेटिव एक्सचेंज करना है, किस अमाउंट पे एक्सचेंज करना है। मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं आपको, ठीक है। व्हाट हैपेंड इज JP Morgan, say for example, and Goldman, ठीक है, डोंट टेक नोट्स, आई विल गिव दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू, डोंट वरी, ठीक है। JP Morgan और गोल्डमैन एक टेबल पे बैठे, यूजुअली टेबल पे नहीं बैठते, एक एजेंट आ जाता है बीच में, बट 1-on-1 डीलिंग होती है। यहाँ पर क्या कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। JP Morgan ने क्या करा था ना, JP Morgan ने एक बहुत बड़ा एक्सपोजर दे रखा है, लोन का एक्सपोजर दे रखा है USD में। USD लोन्स का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, से फॉर एग्जांपल $3 ट्रिलियन के लगभग का एक्सपोजर है। इट्स अ बिग एक्सपोजर, बहुत बड़ा एक्सपोजर है। अब जब उसने लोन दे रखा है तो डेफिनेटली उसके पास फ्यूचर में USD आएगा, ठीक है, फ्यूचर में USD आएगा, फ्यूचर में USD आएगा। तो अब जब फ्यूचर में उसके पास USD आएगा तो उसको किस चीज़ का वरी है? उसको ये वरी है कि USD का वैल्यू कम ना हो जाए, करेक्ट, क्योंकि मैंने जब USD का लोन डिसबर्स किया था, एंड इट कुड बी अ रॉन्ग एग्जांपल फॉर यू, जस्ट मिनट, ठीक है, एंड ऐसा मानो इसको कि ये 3 ट्रिलियन की औकात नहीं है इतनी, 3 बिलियन का लोन दे दिया, ऐसा मानो, ठीक है। SBI ने USD $3 बिलियन का लोन डिसबर्स करा है बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को। लोन USD में दिया है, पेमेंट भी USD में मिलेगा, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट भी USD वाला चार्ज हो रहा है, इंडियन इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, फ्यूचर में क्या SBI को लोन रिसीव होगा, डॉलर रिसीव होंगे, डॉलर जब रिसीव होंगे फ्यूचर में जब डॉलर रिसीव होंगे, फ्यूचर में जब डॉलर रिसीव होंगे, तब SBI को सिर्फ एक ही वरी है
कि जब मैंने ये लोन डिसबर्स किया था तब जो मेरा डॉलर का प्राइस था दैट वाज 85 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। ये यहाँ से कहीं कम ना हो जाए, अगर ये कम हो गया तो मेरी लंका लग जाएगी, समझ रहे हो तुम? कम हो गया तो सीधे सीधे मेरी लंका लग जाएगी। तो 80 उसको चाहिए कि किसी भी हालत में मेरे को 85 से कम का डॉलर तो मिलना ही नहीं चाहिए। मान लो ये डॉलर का जो ये यूएसडी जो लोन दिया है इसका ड्यू पेमेंट डेट जो है दैट इज दिसंबर 23 2023 में जिसको लोन दिया है ही विल रीपे दैट $3 बिलियन का लोन। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसबीआई के सामने इस समय कि आज जब 85 का वैल्यू वो कम होके 81 ना हो जाए, 84 ना हो जाए, 87 हो जाएगा तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट क्या आप समझना, क्या एसबीआई ने जब ये लोन दिया था तो क्या एसबीआई एक्सचेंज रेट गेन्स के लिए लोन दिया था? क्या नहीं दिया था ना, उसने सिर्फ इंटरेस्ट कमाने के लिए लोन दिया था। तो अगर ज्यादा हो जाता है तो वो 85 में ले लेगा, लेकिन 85 से कम नहीं होना चाहिए। जब मैं एक्सचेंज का गेन नहीं ले रहा हूं तो मैं एक्सचेंज का लॉस क्यों बियर करूं? तो एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई विल गो टू गोल्डमैन। एसबीआई गोल्डमैन के पास जाएगा और एसबीआई बोलेगा यार एक काम करते हैं, विल इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं कि दिसंबर 2023 में तू मेरे को $3 बिलियन देगा 85 रुपी पर डॉलर के रेट पे, ठीक है। एंड यू से यस, ठीक है। या फिर समझना, दिसंबर 2023 में आई कम टू यू and I'll give you $3 billion, right? And you will convert that $3 billion into INR at the rate of 85 rupees per dollar. Goldman will say yes, but Goldman yes सिर्फ तब बोलेगा जब Goldman के लिए ये म्यूचुअली बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट होगा। या तो म्यूचुअल बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, या फिर Goldman को ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा तो बहुत बड़ा पागल है, इसके पास कोई विजन ही नहीं है फ्यूचर का, इसको पता नहीं है कि आगे यूएसडी का जो रेट है वो और गिरेगा, मतलब यूएसडी विल मेक मोर स्ट्रॉन्गर, और यूएसडी उस टाइम पर 90 रुपीज पर डॉलर होगा। तो क्या गोल्डमैन को फायदा है इस चीज में? अगर यूएसडी उस टाइम पर 90 रुपीज पर डॉलर हो गया तो यस और नो? परफेक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक सिचुएशन तब बनती है जब गोल्डमैन को ऐसा लग रहा है कि डॉलर फ्यूचर में बढ़ेगा और एसबीआई को ऐसा लग रहा है कि डॉलर फ्यूचर में कम ना हो जाए। जब ये दोनों एक टेबल पे बैठ जाएंगे तो ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये एक्सचेंज पे नहीं पॉसिबल है ना, इतने बड़े लेवल के कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे होते भी नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हिल जाएगा, प्राइस हिल जाता है पूरा, ये रिटेलर्स भी रहते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि गोल्डमैन ने को किसी को पैसा देना हो फ्यूचर में और उसको ये दिक्कत हो रही हो कि यार मेरे को डॉलर चाहिए, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे को ऐसा ना हो कि डॉलर का वैल्यू बढ़ जाए, मेरे को डॉलर का वैल्यू कैप करना है कि मैं कैसे भी करके उस टाइम पर 85 रुपीज पर डॉलर में डॉलर्स खरीद लूँ, ठीक है। अब देखना अब इसमें क्या हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मान लो दिसंबर 23 आ गया, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 23 आ गया, दिस इज दिसंबर 23। दिसंबर 23 के दिन डॉलर का जो वैल्यू था वो डॉलर का वैल्यू बढ़ के 86 रुपीज हो गया, ठीक है। नाउ जस्ट अ मिनट, आई एम म्यूटिंग एवरीवन। या डॉलर का वैल्यू बढ़ के 86 रुपीज हो गया, 86 रुपीज पर डॉलर हो गया। अब क्या हुआ, गोल्डमैन गया, एसबीआई गया गोल्डमैन के पास कि गोल्डमैन दिस इज द $3 बिलियन, कन्वर्टेड एट 85 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। क्या गोल्डमैन का लॉस है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या करेगा, 85 रुपीज़ के हिसाब से उसको नोट गिन के दे देगा, बाजार में जाएगा 86 के भाव में बेच देगा, अपना 1 रुपी पर डॉलर का प्रॉफिट वो जनरेट कर देगा। एंड वी आर इग्नोरिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ओवर हियर, ठीक है, वी आर इग्नोरिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ओवर हियर। हम बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट उसको 1 रुपी हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसा कर सकता है, या फिर समझना, तो ये केस कौन सा हुआ जब 86 रुपीज़ पर डॉलर हो गया, तो इसमें दोनों को फायदा है। एसबीआई ने क्या करा, एसबीआई ने यहाँ हेज करा अपना पोजीशन कैसे हेज करा, हेज मतलब सिक्योर कर लिया खुद को सिक्योर कर लिया ना, बिना कुछ बड़ा पैसा खर्च करे। अब कल को अगर मान लो ये डॉलर का वैल्यू गिर के 84 हो जाता, 83 हो जाता, तो भी एसबीआई को तो कंफर्म था ना, आज ही पता था
कि मेरे को आज से 9 महीने के बाद, 8 महीने के बाद मेरे को एग्जैक्ट 85 रुपीज में डॉलर मिल जाएगा। करेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये एसबीआई की तरफ से हेजिंग थी और गोल्डमैन ने यहाँ से प्रॉफिट बना लिया। ओके, यूजुअली ऐसे ही होता है, इट्स अ जीरो सम गेम, किसी का नुकसान होगा किसी का प्रॉफिट होगा। इस केस के अंदर क्या हुआ, एसबीआई को नोशनल लॉस हुआ, एसबीआई को नोशनल लॉस हुआ। अगर एसबीआई इस हेजिंग में नहीं इंटर होता तो एसबीआई को प्रॉफिट हो चुका होता। कितना प्रॉफिट होता, 3 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट होता, बिकॉज 1 रुपी पर डॉलर का प्रॉफिट होता। क्योंकि जब वो आता उसके पास 3 बिलियन और मार्केट में रेट 86 था तो वो 86 पे कन्वर्ट करता ना। आज वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गया तो 85 में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन मान लो अगर 84 हो जाता या 83 हो जाता तो एसबीआई को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। एसबीआई का इंटेंशन या फॉरेन रेट फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाना थोड़ी ना था। एसबीआई का इंटेंशन क्या था, एसबीआई का इंटेंशन था कि मेरे को इंटरेस्ट कमाना है और मेरी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिस्क, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिस्क जीरो होना चाहिए। आई एम नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क बिकॉज ऑफ नेगेटिव मूवमेंट और एडवर्स मूवमेंट ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, इस केस के अंदर क्या हो रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है आपके सामने, इसी कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर कहते हैं, इसी कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर कहते हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताता हूं जो आप लोगों को रूटीन, क्योंकि ये आपको कभी शायद देखने ना मिले अनलेस अदरवाइज यू आर वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स, दैट टू इन अ ट्रेडिंग डेस्क, कि आप तो ट्रेडिंग डेस्क पे काम कर रहा है सीधे बैठ के। ठीक है, यू आर एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। यूजुअली जो ओटीसी ट्रांजेक्शन होता है ना, समझना, वो एक्सचेंज पे नहीं होता है, लेकिन वो टेबल पे भी नहीं होता है, वो सिर्फ नाम है ओवर द काउंटर। ठीक है, इसके लिए एक टर्मिनल है, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है नहीं सुना है कभी उसका, वो टर्मिनल का नाम है ब्लूमबर्ग। दोनों पार्टीज क्या करती है ना, ब्लूमबर्ग के ऊपर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स डालती हैं, और ब्लूमबर्ग एज अ सेंट्रल, बट ब्लूमबर्ग इज नॉट एन एक्सचेंज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ब्लूमबर्ग अपना वो दोनों पार्टीज को आपस में इंटीमेट नोटिफाई करता है कि भैया द सिमिलर पार्टी इज देयर, इफ यू वांट यू कैन नॉक द डील विद देम। ठीक है, वंस द डील इज बीन नॉक्ड बोथ द पार्टीज आर ओब्लाइज्ड टू रिपोर्ट द डिटेल्स ऑफ द डील ऑन ब्लूमबर्ग। तो इसीलिए अगर आप ब्लूमबर्ग का एक्सेस आपके पास है तो आपके पास दुनिया की ऑलमोस्ट सारी ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन का एक्सेस हो जाता है, डिटेल्स का एक्सेस हो जाता है, अनलेस अदरवाइज इट इज हाईली प्रोप्राइटरी इन नेचर। ठीक है, बट ये इस टाइप के ट्रांजेक्शन कोई हाईली प्रोप्राइटरी नहीं होता है, बहुत कॉमन मार्केट में पब्लिसाइज हो जाता है। ठीक है, इसको फ्यूचर बोला जाता है। अब देखना, डेरिवेटिव जो है ना, डेरिवेटिव बाय डिफॉल्ट सट्टा है, बेटिंग है। यहां पर गोल्डमैन क्या बेट लगा रहा है, इस केस में गोल्डमैन ने क्या बेट लगाई है, गोल्डमैन ने ये बेट लगाई है कि डॉलर तो इससे नीचे जा ही नहीं सकता, तू पागल है। ठीक है, क्या गोल्डमैन ने ये बेट लगाई है, अनम्यूट करके बताओ, समझ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, अनम्यूट कर, है ना, परफेक्ट रिशु, थैंक यू सो मच। नाउ गोल्डमैन ने ये बेटिंग लगा दी है, एसबीआई का एंटिसिपेशन ये है कि डॉलर इससे नीचे ना चला जाए, मेरे को मिनिमम इतना तो चाहिए, तो यहां पर एसबीआई ने हेज कर दिया है खुद को। एक बंदा बेट कर रहा है, एक बंदा हेज कर रहा है। क्या दोनों बंदे बैटिंग कर सकते हैं, दोनों बंदे बैटिंग कर सकते हैं। क्या दोनों बंदे हेज कर सकते हैं, हाँ दोनों बंदे हेज कर सकते हैं। दोनों बंदे कैसे हेज करेंगे, गोल्डमैन को अगर मान लो फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना रहा, गोल्डमैन को मान लो दिसंबर 23 में ही $3 बिलियन का पेमेंट किसी थर्ड पार्टी को करना है, तो गोल्डमैन की किससे फटेगी, गोल्डमैन बोलेगा यार डॉलर का रेट ऊपर ना हो जाए, अपने को कोई 85 रुपीज़ के अंदर डॉलर मिल जाए फ्यूचर में। ठीक है, तो मान लो अब दिसंबर 23 फिर से आ गया, दिसंबर 23 फिर से आ गया, एंड दिसंबर 23 के अंदर ये हुआ कि डॉलर का रेट 86 है। इस केस के अंदर जीत कौन रहा है, इस केस के अंदर अगर हेजिंग नहीं होती तो एसबीआई तो क्लियर कट विनर था। ठीक है, लेकिन हेजिंग हो गई है तो अब सब 85 पे आके स्टॉप हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव मार्केट का क्या रेट चल रहा है। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एसबीआई को 85 रुपीज़ में डॉलर बेचने मिल गया गोल्डमैन को। गोल्डमैन को पता था आज ही कि मैं मार्केट में मेरे को पेमेंट करना है आगे, और आज मैंने पैसा उठाया है। ठीक है, $3 बिलियन या $2.8 बिलियन उठाया, फॉर एग्जाम्पल $2.8 बिलियन उठाया। ठीक है, $2,800 मिलियन उठाया। तो मुझे ये कंसर्न है कि यार कहीं मार्केट में रेट इसका फ्यूचर में बढ़ ना जाए, तो गोल्डमैन इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाएगा, क्योंकि गोल्डमैन को पता है कि अगर मैं एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ,
तो ऑन 31st of December 2023 SBI will come to me and he will sell me the dollars at the rate of 85 rupees per dollar. तो एटलीस्ट मेरा 2.8 बिलियन डॉलर आउट ऑफ 3 बिलियन इज कंप्लीटली हेज्ड. आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. डेरिवेटिव यूजुअली रिटेलर जब करता है तो वो बेटिंग करता है, नीड टू अंडरस्टैंड. बट डेरिवेटिव जब इंस्टीट्यूशंस करते हैं तो वो हेजिंग करते हैं. क्या रिटेलर भी हेजिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. अभी मैं आपको बताऊंगा करके, मतलब करके ना दिखाऊंगा आपको कैसे हेज होता है. ठीक है, लेकिन यूजुअली जो रिटेलर यूज़ करते हैं वो रिटेलर इसको बेटिंग जैसा यूज़ करते हैं. बेटिंग में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाई होती है, लो होती है? डेफिनेटली लो होती है. ठीक है, आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सबकी. गाइज एक बार समझ लो, जस्ट डू वन थिंग राइट फॉर वंस. ठीक है, एवरीवन जस्ट डू अ थम्स अप ऑन योर स्क्रीन. वो स्क्रीन ऑटोमेटिक, आप सब कैमरा ऑफ करके बैठे हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार थम्स अप करो. आई जस्ट वांट, पूरा कितने लोग हैं? 60 थम्स अप्स बिफोर आई मूव. बोल भाई. रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए भी कर सकते हैं, रिस्क को निगेट करने के लिए भी कर सकते हैं. जीरो रिस्क हेजिंग भी होती है. जीरो रिस्क हेजिंग होती है मतलब तूने दो इंस्ट्रूमेंट को मिला के, रिटेलर की बात कर रहा हूँ, तुमने दो इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा एक एडजस्टमेंट बनाया कि आपके पास अब अनलिमिटेड प्रॉफिट है और जीरो लॉस है. ये बिल्कुल हो सकता है. वो ऑप्शंस शेयर के साथ आपको ऑप्शन मिक्स करना पड़ेगा. बता रहा हूँ उसके ऊपर. लिटरली आप ऐसे पोजीशंस मार्केट में बना सकते हो, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ. ठीक है, आई कैन शो इट टू यू राइट नाउ, डोंट वरी. जहां पर यू विल हैव ऑलमोस्ट मिनिमल लॉस. तेरे को पता है कि तेरा लॉस कितना है, कि तेरा लॉस सिर्फ 2000 का है. ठीक है, एंड योर प्रॉफिट इज अनलिमिटेड. जितना सोच सकता है उतना प्रॉफिट है. ठीक है, उस पर आते हैं. उसके पहले है ना, मेरे को आपको एक चीज समझानी. क्या फ्यूचर सबको क्लियर हुआ है? फ्यूचर्स क्या होता है? परफेक्ट, चलो अमेजिंग. ठीक है, बोर तो नहीं हो रहा हुई? चलो यार, इसीलिए बोला था चैट दे दो यार, सब एक साथ लिखते हैं, सब सो रहे हैं. ठीक है, चलो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. ऊपर वाला जो बॉक्स आप देख रहे हो, इसमें जो आपको ऊपर वाला बॉक्स दिख रहा है, दैट टॉप बॉक्स इज एक्सचेंज. ये दिख रहा है ना, इंडेक्स लिखा हुआ है. ये निफ्टी का जो इंडेक्स है उसका वैल्यू है आज. ये अभी का वैल्यू, जस्ट अभी का, लेक्चर स्टार्ट होने के जस्ट पहले का, 17088. ठीक है, ये आज का हाई, लो, ओपन, क्लोज, प्रीवियस क्लोज, वो सब है. ठीक है, निफ्टी में, इंडियन एक्सचेंज में क्या होता है ना, आप 3 महीने आगे तक का फ्यूचर एक्टिवली ट्रेड होता है मार्केट में. आप समझना, आज के दिन जब निफ्टी 17088 है, तो उस दिन, आज के दिन मार्च का फ्यूचर कब एंड होगा? इस फ्यूचर की, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी. जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वो एक्सपायरी होती है मंथ के लास्ट थर्सडे पे. मार्केट्स में मंथ के लास्ट थर्सडे पे एक्सपायर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो ये उस मंथ वाली जो एक्सपायरी है, वो फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा है? 17151. आप देख रहे हो, इससे थोड़ा सा ऊपर है, प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है. इसको बोलते हैं फ्यूचर इज ट्रेडिंग ऑन अ प्रीमियम. ठीक है, एंड अगर ये 17088 से नीचे ट्रेड हो रहा होता, क्या ये नीचे ट्रेड होता है? होता है, बिल्कुल होता है. ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट. ठीक है, जब एक्सपायरी वाले दिन, यूजुअली क्या होता है, एक्सपायरी का जब दिन आता है ना, तब क्या ये एक्चुअल प्राइस, मान ले आज मार्च का लास्ट थर्सडे और आधे घंटे में एक्सपायरी होने वाली है, 3:30, अभी 3 PM हो रहा है, तो उस दिन ये दोनों रेट्स आपस में कन्वर्ज कर जाएंगे. These two rates will converge and will act as one. Why? Because there is no meat left now ना. अब क्या करोगे सट्टा लगा के आधे घंटे के लिए? अब तो जो अंडरलाइंग है वही वैल्यू है. आप समझ लो, 17088 मतलब 17151 माइनस 17088, जो भी टोटल आता है इसका, आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, जो भी टोटल आता है, ठीक है, वो क्या है? दैट इज द प्रीमियम ऑफ योर फ्यूचर. वो एनवोलोप का प्राइस है. ये समझ में आया आपको? वो एनवोलोप का प्राइस है. जो अमाउंट बच रहा है, कितना बच रहा है? 12 और 10 12 समथिंग लाइक दैट, 63 रुपीज समथिंग, ऐसा कुछ आ रहा होगा, गड़बड़ी भी हो सकती है, बता रहा हूँ, आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स. ठीक है, 63 रुपीज
इज द प्राइस ऑफ द एनवोलोप, इज द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर तेरे को आज फ्यूचर में इंटर मारना है तो देखो 63 रुपीज का एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आपको ये दिख रहा है मार्च का फ्यूचर 151 पे, अप्रैल का फ्यूचर जो अप्रैल के लास्ट थर्सडे तक मेरे को टान सकता है, मैं इन्वेस्ट कर सकता है इसके अंदर बहुत इजीली, वो 246 पे 17246 और मे का 310 पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग आगे का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं कि मेरे को निफ्टी को, मेरे को तू एक काम करना अप्रैल एंड में, अप्रैल के लास्ट थर्सडे में मेरे को निफ्टी चाहिए 17246 पे। अब निफ्टी का भाव कुछ भी हो जाए, जब मैं तेरे पास आऊंगा तो मेरे को निफ्टी बेचेगा 17246 पे। ये बोला है बायर ऑफ फ्यूचर, सेलर ऑफ फ्यूचर को, ठीक है। मई में अगर मैं तेरे पास आऊंगा, मई के लास्ट थर्सडे में फिल कम टू यू, राइट, you will have to sell me the nifty at 17310, करेक्ट। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरे को नंबर ऑफ डेज ऑफ होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट इज इंक्रीजिंग, द प्राइस ऑफ निफ्टी, द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग, द प्राइस ऑफ द फ्यूचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। क्या एक्चुअल प्राइस कांस्टेंट है? एक्चुअल प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन अप्रैल का जो एक्सपायरी है उसका क्या है? 17088। इसका प्रीमियम और ज्यादा है, इसके एनवोलप का प्राइस और ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने मिल रहा है। मे का प्राइस और ज्यादा है क्योंकि आपको अब 3 महीने, लिटरली 2.5 महीने के लिए करने मिल रहा है। लेकिन सिंस ये एक्चुअल से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का परसेप्शन ऐसा है कि अगले 2 या 3 महीने में निफ्टी विल गो अप। ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं मैं, मार्केट ये कुछ नहीं देखता है, ठीक है। कल एक खराब न्यूज आ गया, सब लंका लग जाएगा, 1 मिनट लगेगा बस, ठीक है। इट वोंट हैपन लाइक दैट। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि सिंस फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है, मार्केट को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बुलिश है अगले 3 महीने के, खरीद मत लेना कोई जाके, ठीक है। डोंट डू दैट। ये बुक का नॉलेज है, ये काम नहीं आता, ध्यान रखना जब आप मार्केट में उतरोगे तो, ओके। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। यस, परचेज करना पड़ेगा आज, प्रीमियम पे करके, एब्सोल्युटली। अब देख मैं बताता हूं, देखो प्रीमियम पे करके लेना पड़ेगा। अब समझना, अगर तुझे निफ्टी आज खरीदना है, पूरा निफ्टी आज खरीदना है, निफ्टी 50 के लॉट में बिकता है, ठीक है। इंडेक्स है ना, इंडेक्स 50 के लॉट में बिकता है। मान ले इंडेक्स ट्रेडेबल है, अब इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं है इसलिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये रिलायंस के एक्चुअल शेयर्स हैं, देख रहे हो क्या आप यहाँ जब देख रहे हो, ये जीरोधा से लिया हुआ है स्क्रीनशॉट, अभी लिया, जस्ट अभी लिया 10 मिनट पहले लेक्चर के। क्या इसके आगे कोई भी वैल्यू दिख रही है आपको कि कोई भी मंथ या कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नॉर्मल शेयर है, ठीक है। नॉर्मल शेयर है जो बीएससी में इस रेट पे ट्रेड हो रहा है और एनएससी में इस रेट पे ट्रेड हो रहा है। आपको दिख रहा होगा, सीधे सीधे 1 रुपये का आर्बिट्राज कर सकते हो आप, है ना। 1 रुपये का आर्बिट्राज हो रहा है कि ये नीड टू पिन माई सेल्फ, हाँ 1 रुपये का आर्बिट्राज हो रहा है। कैसे कर सकता है आर्बिट्राज? एनएससी से खरीद 2236 पे और तुरंत बीएससी पे बेच दे 2237 पे। बट यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये आर्बिट्राज सक्सेसफुल नहीं होता। बट ये नॉर्मली फ्रिक्शनल डिफरेंस है। तो ये एक्चुअल स्टॉक हैं जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। अब अगर मान लो मुझे पता है कि फ्यूचर का जो लॉट साइज होता है, फ्यूचर में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को 1 शेयर का फ्यूचर दे दो, रिलायंस का स्टैंडर्डाइज्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 1 शेयर का फ्यूचर अगर तेरे को खरीदना है तो कोई 1 शेयर का फ्यूचर बेचने वाला भी होना चाहिए ना, ऐसे तो एक्सचेंज पागल हो जाए। डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, ठीक है, डोंट, इट विल डिस्टर्ब द एंटायर क्लास, ठीक है, इट विल डिस्टर्ब माय फ्लो आल्सो। आई कैन अंडरस्टैंड योर क्यूरियोसिटी, आई विल टेक द, जब तक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा मैं छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है, मीटिंग पक्का, मेरा प्रॉमिस। जब आप 1, अगर मान ले ये क्यों स्टैंडर्डाइज होता है, 250 का लॉट, ये कहाँ से निकला, ये कौन डिसाइड कर रहा है? एक्सचेंज डिसाइड कर रहा है। क्यों लॉट में ट्रेड हो रहा है? लॉट में इसलिए ट्रेड हो रहा है कि अगर मान लो 1 रुपी 1 शेयर का फ्यूचर आप लेने जाओगे एज अ बायर, तो समवन हैज टू रेडी और समवन शुड बी रेडी टू सेल 1 शेयर का फ्यूचर, राइट, देन ओनली द मिंगलिंग विल हैपन, राइट। हाँ वैसे ही समझ लो, ठीक है, तो तभी होगा। लेकिन एक्सचेंज वैसे बहरू हो जाएगा भाई, किस किस का ढूंढता रहेगा। तो एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज ने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है तो 250 कॉन्ट्रैक्ट, 250 शेयर का फ्यूचर बनेगा। अब समझना, अब अगर आप रिलायंस का 250 शेयर्स आज खरीदते हो
फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट और फॉर द पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो आप, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड बोला जाता है। आज खरीदा 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद बेच दिया, दैट इज स्विंग ट्रेड। आज खरीदा आज बेच दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग। आज खरीदा कल बेच दिया, बाय टुडे सेल टुमारो, BTST। ठीक है, नाउ आपने 250 का शेयर प्राइस यहाँ डाला एंड मैंने क्या करा, मैंने मार्केट रेट डाल दिया कि यार जो भी रेट मार्केट में है ना उस रेट पे उठा लेना सीधे सीधे, जो भी रेट मार्केट में, तो मार्केट में ये रेट है 2236। वो क्या करेगा, सीधे सीधे आपको बोलेगा भाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और सीधे सीधे मेरे को इतना पैसा दे दो अभी, 5,59,212 रुपये, 5,59,212, इतना पैसा तो मेरे को दे और 666 रुपये का ब्रोकरेज दे। इतना पैसा तेरे अकाउंट में होना चाहिए, तब ये बाय बटन तू दबाएगा तो मैं खरीदेगा तेरे लिए पैसा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। व्हाट आई विल डू इज दिस इज द एक्चुअल स्टॉक, मैं ऊपर लिख देता हूँ। व्हाट आई विल डू इज, मेरे पास थोड़ा ना है भाई 5,60,000, मेरे पास होता तो मैं लेक्चर लिखने थोड़ा ना आता, समझ रहे हो? कहाँ 5-6 लाख रुपए बड़े लोगों के, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं एक्सचेंज के पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा देख भाई मेरे पास 5 लाख रुपया तो नहीं है, मेरे को तो एक काम कर फ्यूचर बेच दे मार्च का। तो बोला ठीक है फ्यूचर ले ले, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होना है ना, तेरे को शेयर नहीं दूंगा आज। तो बोला हाँ शेयर नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तू ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ब्रो। अगर तू ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करता है मार्च एंड तक, मार्च के थर्सडे तक, और बीच में डिविडेंड की डेट आ जाती है, तो तेरे को डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि तेरे पास स्टॉक्स नहीं है, तेरे पास सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्मल, तेरे पास स्टॉक कुछ भी नहीं है। बोले हाँ चलेगा, मेरे को तो कहाँ डिविडेंड पैसा कमाना है, मेरे को तो लग रहा है ना कि निफ्टी फ्यूचर मेरा रिलायंस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो बोलेगा चल ठीक है, फिर तेरे को 5 लाख रुपए नहीं रखना है, तू एक काम कर, तू 1 लाख रुपए का मार्जिन मेरे को दे दे, तू खाली 1 लाख रुपए दे, और तू ऐसा समझ कि आज से तूने 250 निफ्टी के रिलायंस के स्टॉक खरीद लिए, किस रेट पे, 2248 पे। आपको फर्क समझ में आ रहा है? करंट स्टॉक प्राइस कितना चल रहा था, 2236 चल रहा था, 2248 हुआ है, जो 12 रुपये एक्स्ट्रा है ना, 12 रुपीज पर शेयर पर स्टॉक, ठीक है। ये क्या है, ये प्राइस ऑफ द एनवोलोप है, ये प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप यहां तक अंडरस्टैंडिंग में इतना इशू नहीं आना चाहिए। इसमें मेरे 2 एडवांटेज है। नंबर 1, मेरा मार्जिन मनी बहुत कम लग रहा है, यहाँ मेरे को पूरे 5,60,000 रुपये टेबल पे रखने हैं, क्योंकि मेरे को स्टॉक खरीद के घर लेके जाना है। आई एम बिकमिंग द ओनर ऑफ द कंपनी राइट नाउ, राइट, एंड आई हैव टू पे ड्रास्टिकली हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचा मेरे को ब्रोकरेज देना है, 666 रुपीज़, बड़ा ब्रोकरेज है, इट्स नॉट स्मॉल ब्रोकरेज, राइट। यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, मेरे को सिर्फ 1 लाख रुपये आज टेबल पे रखना है, ठीक है, 48.77 रुपीज़ का चार्ज देना है ब्रोकर को। अब समझना, मैंने स्टॉक खरीदा, आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा 2248 पे, ठीक है। मान ले कल ही रिलायंस बढ़ गया और रिलायंस बढ़ के 2,300 रुपीज़ हो गया, तो जो 52 रुपीज़ का गेन है ना, वो मैं आज बेच दूंगा और आज मेरे को मिल जाएगा, वो मेरा गेन हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था ना। ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू फ्यूचर में कितनी हो गई, 2250 हो गई, तो 2 रुपये का गेन मेरा हो गया, ठीक है। 2300 हो गई, तो 53 रुपीज़ का गेन मेरा हो गया। आई कैन जस्ट गो एंड सेल दिस कॉन्ट्रैक्ट टू समवन एल्स, आई विल बिकम द सेलर, ही विल बिकम द बायर, आई एम आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन। मैंने स्क्वायर कर दिया, मैंने बाय करा, सेल करा, मेरी तरफ से मेरा बुक स्क्वायर हो गया, मैं बाहर हो गया 52 रुपीज़ पर शेयर कमा के। 52 रुपीज़ पर शेयर कमाया इंटू 250 कर, तो ऑलमोस्ट 13,500 का मैंने प्रॉफिट कमा लिया, एंड आई एम आउट, राइट। बट जैसे ही मैं बता रहा हूँ, जैसे ही मान लो अगले दिन 5% नीचे खुल गया, 100 रुपया नीचे खुल गया सीधे सीधे, नेक्स्ट डे व्हेन मार्केट ओपन तो नीचे खुल गया, मान लो भगवान न करे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, आई डोंट वांट दैट टू हैपन एवर, बट रात को आप जब ये ट्रेड करके गए, आपने बाय करके रखा है, आपको लग रहा है तो टने का ऊपर जाएगा, एंड रात को 11 बजे न्यूज़ आया कि हार्ट अटैक से मुकेश अंबानी इज नो मोर, क्या लगता है अगले दिन क्या होगा रिलायंस के स्टॉक के साथ? रिएक्शन तो देगा ना मार्केट, 5-6%, 4-5% नीचे गिर सकता है, 10% नीचे गिर गया, ऐसा मान ले 250 रुपया नीचे गिर गया, ये 2000 पे ट्रेड कर रहा है अगले दिन, जो तूने 2250 पे खरीदा था, तेरे को सीधे सीधे 250 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 250 रुपीज़ का लॉस, 250 रुपीज़ का लॉस पर शेयर, तो 250 इंटू 250 इज 250 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तेरे को, तो तेरे को सीधे सीधे जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 62,500 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है।
कैन यू इमेजिन नाउ, आपका कैपिटल आपने जो लगाया था इसमें वो 1 लाख रुपीज़ था, आप सीधे सीधे 62% के नुकसान में चले गया एक दिन में. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बेटिंग. आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा. लेकिन अगर आप यहाँ 5 लाख रुपया लगाता ना, तो आपका परसेंटेज लॉस उतना हाई नहीं है, लेकिन परसेंटेज ऑफ गेन भी उतना हाई नहीं है. इन परसेंटेज, आई एम टॉकिंग अबाउट इन परसेंटेज, वो उतना हाई नहीं है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बेटिंग. राकेश झुनझुनवाला का नाम सबने सुना है, ही इज़ नो मोर बिटवीन अस, राइट. सो आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ हिज इंटरव्यूज़. उन्होंने बोला था कि डेरिवेटिव खरीदने वाले की जेब खाली और बेचने वाले की तिजोरी खाली. समझ रहे हो आप, यही होता है. अगर मान लो आप ये शॉर्ट करके गए हो, आज आप ये सेल करके गए हो ये एंटिसिपेशन में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज तो नीचे जाने वाला है, एंड अगले दिन रिलायंस को पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट फंड कर रहा है रिलायंस को $10 बिलियन, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड रिलायंस अगले दिन 10% ऊपर चला गया सीधे सीधे. फिर से यहाँ से वही सेम चीज़ हुआ, तो आपको सीधा 62,500 का नुकसान है. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑप्शन. ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है. यहाँ पर बहुत डिफिकल्टी होती है समझने में, बट आई एम प्रिटी श्योर अगर आप समझोगे और मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. इट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत डिफिकल्ट है. फ्यूचर से ज़्यादा पावरफुल है, फ्यूचर से ज़्यादा डेंजरस है, फ्यूचर से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है ऑप्शन. ऑप्शन में एक दिन में आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, सिंगल डे जीरो हो जाएगी वैल्यू. यहाँ क्या रिलायंस इस फ्यूचर की वैल्यू, ये जो तूने 2248 पे खरीदा है, क्या ये जीरो हो सकती है? कभी नहीं हो सकती. तेरा पूरा मार्जिन मनी खत्म हो सकता है. मार्जिन मनी कब खत्म हो जाएगा? ये जो 1 लाख रुपये का मार्जिन आपने दिया ना, जब आपका 250 का लॉट है, तो जिस दिन रिलायंस आपका 400 रुपीज़ से डाउन हो गया, मान लो आपके खरीदने के बाद से 400 रुपीज़ गिर चुका है, तो आपका 1 लाख रुपया पूरा साफ हो गया. वो इतना वेट ही नहीं करेगा, वो मार्जिन कॉल दे देगा आपको कि भैया पैसा जमा करो, नहीं तो हम ट्रेड काट रहे हैं आपका. इमीडिएट मार्जिन कॉल आ जाएगा, ऑटोमेटेड होता है पूरा एक्सचेंज से.